कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़-भाड़ वाले शहर में रहते हैं। आपके आसपास हजारों लोग हैं, सड़कों पर भीड़ है, मोबाइल में सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं। लेकिन फिर भी जब रात को आप अकेले अपने कमरे में बैठते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया में आपका कोई नहीं है। ये भावना नई नहीं है। हजारों वर्षों से इंसान अकेलेपन का अनुभव करता आया है, लेकिन लंबे समय तक समाज ने इसे केवल एक भावनात्मक समस्या माना। लोगों का मानना था कि अकेलापन दुख देता है, मन को तोड़ता है, लेकिन शरीर पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जेम्स जे लिनच की पुस्तक द ब्रोकन हार्ट द मेडिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ लोनलीनेस इसी धारणा को चुनौती देती है। यह पुस्तक एक ऐसे प्रश्न से शुरू होती है जो पहली नजर में सरल लगता है, लेकिन जिसका उत्तर मानव स्वास्थ्य की पूरी समझ को बदल सकता है। क्या अकेलापन वास्तव में इंसान को बीमार कर सकता है? लेखक का उत्तर है हाँ, और सिर्फ मानसिक रूप से नहीं। उनके अनुसार अकेलापन हमारे दिल, रक्तचाप, प्रतिरक्षा प्रणाली, तनाव प्रतिक्रिया और यहां तक कि जीवन की अवधि तक को प्रभावित कर सकता है। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि मन और शरीर दो अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। जब हमारा मन दर्द में होता है, तब शरीर भी उस दर्द की कीमत चुकाता है। बहुत समय तक चिकित्सा विज्ञान शरीर को मशीन की तरह देखता रहा। अगर दिल में समस्या है तो दिल का इलाज करो, अगर फेफड़ों में समस्या है तो फेफड़ों का इलाज करो। लेकिन लिनच का मानना था कि इंसान सिर्फ अंगों का समूह नहीं है, वह संबंधों, भावनाओं, संवाद और सामाजिक जुड़ाव का भी जीव है। उन्होंने देखा कि कई मरीज जिनके जीवन में गहरा अकेलापन था, वे शारीरिक रूप से भी अधिक बीमार पड़ते थे। कुछ लोग जीवन साथी को खोने के बाद तेजी से कमजोर होने लगे। कुछ लोग तलाक के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगे। कुछ वृद्ध लोग जो पूरी तरह अकेले रह गए थे, उनकी शारीरिक स्थिति तेजी से बिगड़ गई। इन घटनाओं ने लेखक को सोचने पर मजबूर किया कि शायद बीमारी का कारण केवल शरीर के भीतर नहीं, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी छिपा हो सकता है। इस पुस्तक का शीर्षक द ब्रोकन हार्ट भी बहुत अर्थपूर्ण है। आमतौर पर जब कोई कहता है कि उसका दिल टूट गया है, तो हम इसे एक भावनात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या होगा यदि दिल टूटना केवल एक रूपक ना हो? क्या होगा यदि भावनात्मक आघात वास्तव में हृदय और शरीर पर मापने योग्य प्रभाव छोड़ता हो? यही प्रश्न पूरी पुस्तक की नींव बनता है। लेखक अपने शोध के दौरान एक दिलचस्प तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं। मानव इतिहास में जीवित रहने की सबसे बड़ी शक्ति केवल बुद्धिमत्ता नहीं थी, वह थी संबंध। प्राचीन मनुष्य समूहों में रहते थे। वे साथ शिकार करते थे, साथ भोजन करते थे और साथ सुरक्षा प्राप्त करते थे। अकेला इंसान प्रकृति के सामने कमजोर था। समूह में रहने वाला इंसान मजबूत था। इसलिए हमारे मस्तिष्क और शरीर का विकास ही इस प्रकार हुआ कि हम दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करें। दूसरे शब्दों में, सामाजिक संबंध केवल एक विकल्प नहीं है, वे हमारी जैविक आवश्यकता हैं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, जैसे शरीर को पानी चाहिए, वैसे ही शरीर और मन को संबंधों की आवश्यकता होती है। जब यह आवश्यकता पूरी नहीं होती, तब अकेलापन पैदा होता है। और लेखक के अनुसार यही अकेलापन धीरे धीरे तनाव का एक स्थायी स्रोत बन सकता है। आमतौर पर हम तनाव को किसी बड़ी घटना से जोड़ते हैं, जैसे नौकरी खोना, दुर्घटना, आर्थिक संकट या परीक्षा। लेकिन अकेलापन अलग प्रकार का तनाव है। यह अक्सर चुपचाप काम करता है। कोई शोर नहीं करता, कोई चेतावनी नहीं देता, कोई अचानक संकट पैदा नहीं करता, बल्कि यह महीनों और वर्षों तक व्यक्ति के भीतर जमा होता रहता है। धीरे धीरे यह शरीर की तनाव प्रणाली को सक्रिय रखता है। दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, रक्तचाप बढ़ सकता है, नींद प्रभावित हो सकती है, ऊर्जा कम हो सकती है और व्यक्ति धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है
कि अकेलापन और अकेले रहना एक ही बात नहीं है। कई लोग अकेले रहते हुए भी संतुष्ट और खुश होते हैं। वहीं कई लोग भीड़ के बीच रहकर भी गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। इसीलिए लेखक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि आपके आसपास कितने लोग हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप वास्तव में जुड़े हुए महसूस करते हैं? क्या कोई ऐसा है जो आपकी बात सुनता है? क्या कोई ऐसा है जिसके सामने आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखा सकते हैं? क्या कोई ऐसा है जिसकी उपस्थिति आपको सुरक्षा और अपनापन महसूस कराती है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो व्यक्ति सामाजिक रूप से घिरा होने के बावजूद अकेलापन महसूस कर सकता है। जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, लेखक विभिन्न शोधों, चिकित्सा अवलोकनों और वास्तविक जीवन की कहानियों के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि भावनात्मक जुड़ाव स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए 3 चीजों की बात करते हैं: सही भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद। लेकिन लिनच एक चौथा तत्व जोड़ते हैं: मानवीय संबंध। उनके अनुसार यह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना भोजन, व्यायाम और आराम। यही कारण है कि पुस्तक केवल चिकित्सा विज्ञान की पुस्तक नहीं है, यह मानव जीवन की पुस्तक है। यह उस आवश्यकता की पुस्तक है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है: देखे जाने की, सुने जाने की और किसी से जुड़े होने की। लेखक किस प्रकार अकेलेपन को एक चिकित्सीय विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कैसे हृदय और भावनाओं के बीच संबंधों की चर्चा करते हैं, और क्यों उनका मानना है कि संवाद, स्पर्श और मानवीय संबंध केवल सुख का स्रोत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी आधार हैं। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे प्रश्न के साथ जो आधुनिक दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है: क्या इंसान वास्तव में संबंधों के बिना स्वस्थ रह सकता है? और यदि नहीं, तो अकेलेपन की वह छिपी हुई कीमत क्या है जो हम हर दिन चुका रहे हैं? क्या अकेलापन वास्तव में एक बीमारी की तरह काम करता है? जब हम किसी बीमारी की कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में कुछ परिचित चित्र उभरते हैं: बुखार, दिल की बीमारी, मधुमेह, कैंसर या कोई ऐसा रोग जिसे डॉक्टर परीक्षणों और रिपोर्टों के माध्यम से पहचान सकते हैं। लेकिन यदि कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा आपके शरीर के भीतर नहीं, बल्कि आपके जीवन में मौजूद रिश्तों की कमी है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे। जेम्स की पुस्तक का पहला बड़ा तर्क यही है कि आधुनिक चिकित्सा ने लंबे समय तक अकेलेपन को गंभीरता से नहीं लिया। उसे एक भावना माना गया, एक मानसिक अनुभव माना गया, लेकिन शायद ही कभी उसे स्वास्थ्य के लिए एक स्वतंत्र जोखिम कारक के रूप में देखा गया। लेखक कहते हैं कि यह एक बड़ी भूल थी, क्योंकि इंसान केवल जैविक प्राणी नहीं है, वह सामाजिक प्राणी भी है, और जब उसकी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तब उसका शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। यहीं से लोनलीनेस एज अ मेडिकल प्रॉब्लम की अवधारणा शुरू होती है, अकेलापन एक मौन महामारी। लेखक बताते हैं कि आधुनिक समाज में कई समस्याएं दिखाई देती हैं। गरीबी दिखाई देती है, अपराध दिखाई देता है, बीमारियां दिखाई देती हैं, लेकिन अकेलापन अक्सर दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति सामान्य दिख सकता है, वह काम पर जा सकता है, दोस्तों के बीच बैठ सकता है, मुस्कुरा सकता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह अकेला महसूस कर सकता है। यही अकेलेपन की सबसे खतरनाक विशेषता है। यह अक्सर अदृश्य होता है। कई लोग वर्षों तक इसके साथ जीते रहते हैं और स्वयं भी नहीं समझ पाते कि उनके तनाव, थकान, उदासी और स्वास्थ्य समस्याओं के पीछे एक गहरी सामाजिक कमी काम कर रही है। लेखक का मानना है कि अकेलापन धीरे धीरे विकसित होने वाली ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। शरीर हमेशा सुन रहा होता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि शरीर लगातार हमारे भावनात्मक अनुभवों पर नजर रखता है। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, प्यार महसूस करता है और दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो शरीर एक प्रकार की स्थिरता में रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति लगातार असुरक्षित, अस्वीकारित या अलग थलग महसूस करता है, तो शरीर तनाव की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। यह तनाव केवल मानसिक नहीं होता, यह जैविक भी होता है। दिल की धड़कन बदल सकती है, रक्तचाप
प्रभावित हो सकता है, हार्मोनल प्रणाली बदल सकती है, नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है, ऊर्जा कम हो सकती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। लेखक बार बार इस विचार पर लौटते हैं कि भावनात्मक अनुभव और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच की दूरी उतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। समाज बदल रहा है। लिंच आधुनिक जीवन की संरचना पर भी ध्यान देते हैं। उनके अनुसार मानव इतिहास के अधिकांश समय में लोग बड़े परिवारों और समुदायों का हिस्सा थे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी और मित्र जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थे। व्यक्ति शायद ही कभी लंबे समय तक अकेला रहता था, लेकिन आधुनिक दुनिया में परिस्थितियां बदलने लगीं। लोग काम के लिए शहर बदलने लगे, परिवार छोटे होने लगे, तलाक बढ़ने लगे, पड़ोस की संस्कृति कमजोर होने लगी, व्यक्तिवाद बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग पहले से अधिक स्वतंत्र तो हुए, लेकिन कई मामलों में पहले से अधिक अकेले भी हो गए। लेखक यह नहीं कहते कि आधुनिकता गलत है, लेकिन वे यह चेतावनी देते हैं कि यदि स्वतंत्रता के साथ संबंध समाप्त हो जाएं, तो उसकी कीमत स्वास्थ्य के रूप में चुकानी पड़ सकती है। वृद्धावस्था और अकेलापन। पुस्तक में विशेष रूप से वृद्ध लोगों की स्थिति पर चर्चा की जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन भर काम किया, परिवार बनाया, दोस्त बनाए, बच्चों का पालन पोषण किया। फिर एक दिन सेवानिवृत्ति आती है, बच्चे दूर चले जाते हैं, पुराने मित्र कम होते जाते हैं, जीवन साथी का निधन हो सकता है और धीरे धीरे व्यक्ति का सामाजिक संसार छोटा होता जाता है। लेखक ने देखा कि ऐसे कई लोग केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी तेजी से कमजोर होने लगे। यह प्रश्न महत्वपूर्ण था। क्या यह केवल उम्र का प्रभाव था या सामाजिक अलगाव भी इसमें भूमिका निभा रहा था? यहीं से अकेलेपन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों की वैज्ञानिक खोज और गहरी होती गई। अकेलेपन का दर्द वास्तविक है। आमतौर पर लोग भावनात्मक दर्द को शारीरिक दर्द से अलग मानते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि मानव अनुभव में दोनों का संबंध गहरा है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है, तब दर्द केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे शरीर में महसूस होता है। छाती में भारीपन, पेट में बेचैनी, कमजोरी, भूख की कमी, नींद की समस्या। इन अनुभवों को लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जानता है। लेखक का तर्क है कि यदि भावनात्मक घटनाएं शरीर में इतने स्पष्ट परिवर्तन पैदा कर सकती हैं, तो उन्हें केवल मानसिक घटनाएं मानना अधूरा दृष्टिकोण होगा। चिकित्सा प्रणाली की चुनौती पुस्तक चिकित्सा जगत की एक सीमा की ओर भी संकेत करती है। डॉक्टर रक्तचाप माप सकते हैं, रक्त की जांच कर सकते हैं, एक्सरे देख सकते हैं, लेकिन वे अकेलेपन को कैसे मापेंगे? कोई प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं बताती कि व्यक्ति कितना अकेला है। कोई स्कैन ये नहीं दिखाता कि उसे भावनात्मक समर्थन कितना मिलता है। यही कारण है कि अकेलापन लंबे समय तक चिकित्सा प्रणाली के लिए लगभग अदृश्य बना रहा। लेखक का मानना था कि भविष्य की चिकित्सा को इस अदृश्य तत्व को भी समझना होगा, क्योंकि कई बार व्यक्ति की बीमारी की जड़ केवल शरीर में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक जीवन में होती है। क्या भीड़ अकेलेपन को खत्म कर देती है? एक दिलचस्प प्रश्न ये है कि क्या लोगों से घिरा होना अकेलेपन को समाप्त कर देता है? लेखक का उत्तर है नहीं। कई लोग विवाह में अकेले हैं, कई लोग परिवार में अकेले हैं, कई लोग कार्यस्थल पर अकेले हैं, कई लोग सोशल नेटवर्क से घिरे होने के बावजूद अकेले हैं। अकेलापन लोगों की संख्या का प्रश्न नहीं है, यह संबंधों की गुणवत्ता का प्रश्न है। यदि व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे वास्तव में नहीं समझता, तो वह भीड़ के बीच भी अलग थलग महसूस कर सकता है। संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? मानव मस्तिष्क लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। हमारा विकास सहयोग के वातावरण में हुआ। हमने समूहों में रहना सीखा, हमने एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा, हमने संवाद करना सीखा, हमने भावनात्मक बंधन बनाना सीखा। इसलिए जब ये बंधन टूटते हैं, तो शरीर इसे एक प्रकार के खतरे के रूप में अनुभव कर सकता है। लेखक का मानना है कि यही कारण है कि सामाजिक अलगाव इतना शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर सकता है। ये केवल मन की असुविधा नहीं है, ये हमारी जैविक संरचना के विरुद्ध जाने जैसा है। आधुनिक स्वास्थ्य की नई परिभाषा। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि स्वास्थ्य की परिभाषा को विस्तृत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह खाता है, व्यायाम करता है, धूम्रपान नहीं करता,
लेकिन पूरी तरह सामाजिक रूप से अलग थलग है, तो क्या हम उसे वास्तव में स्वस्थ कह सकते हैं? लेखक का उत्तर सावधानीपूर्वक लेकिन स्पष्ट है, शायद नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है। स्वास्थ्य जुड़ाव की उपस्थिति भी है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है ऐसे संबंधों के साथ जीना जो जीवन को अर्थ, सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करें। अध्याय का केंद्रीय संदेश। इस पूरे विषय का सार एक वाक्य में समझा जा सकता है। अकेलापन केवल मन की समस्या नहीं हो सकता, यह शरीर के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन सकता है। और यही विचार आगे आने वाले अध्यायों की नींव रखता है। अब पुस्तक हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाती है। यदि अकेलापन शरीर को प्रभावित करता है, तो सबसे पहले उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? लेखक का उत्तर है दिल में। क्या दिल सचमुच टूट सकता है? दुनिया की लगभग हर भाषा में एक वाक्य किसी न किसी रूप में मौजूद है, मेरा दिल टूट गया। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ देता है, जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, जब कोई रिश्ता अचानक समाप्त हो जाता है, या जब हम गहरे भावनात्मक दर्द से गुजरते हैं, तब हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया है। अधिकांश लोग इसे एक रूपक मानते हैं, एक भावनात्मक अभिव्यक्ति, एक काव्यात्मक तरीका जिससे हम अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। लेकिन जेम्स जे लिंच इस प्रश्न को गंभीरता से लेते हैं। वे पूछते हैं, क्या होगा यदि यह केवल एक रूपक न हो? क्या होगा यदि भावनात्मक आघात वास्तव में हृदय को प्रभावित करता हो? क्या होगा यदि दिल टूटना किसी हद तक एक जैविक वास्तविकता भी हो? यही विचार इस पूरे खंड का आधार है। दिल सिर्फ एक पंप नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान लंबे समय तक दिल को मुख्यतः एक यांत्रिक अंग के रूप में देखता रहा, एक ऐसा पंप जो शरीर में रक्त भेजता है। उसका काम है धड़कना, रक्त प्रवाहित करना, ऑक्सीजन पहुंचाना और जीवन को बनाए रखना। लेकिन लेखक कहते हैं कि मानव अनुभव दिल को हमेशा केवल एक पंप के रूप में नहीं देखता। हजारों वर्षों से दिल को भावनाओं, प्रेम, लगाव, दुख और संबंधों से जोड़ा गया है। यद्यपि यह वैज्ञानिक भाषा नहीं है, लेकिन लेखक का मानना है कि इसमें कुछ गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है। क्योंकि जब भावनाएं बदलती हैं, तब हृदय भी बदलता है। भावनात्मक घटनाएं और हृदय की प्रतिक्रिया। कल्पना कीजिए कि आपको अचानक कोई बहुत बुरी खबर मिलती है, किसी प्रियजन की दुर्घटना, किसी रिश्ते का अंत, किसी बड़े नुकसान की सूचना। उस क्षण क्या होता है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस बदल जाती है, छाती में दबाव महसूस हो सकता है, हाथ कांप सकते हैं, पूरे शरीर में तनाव फैल सकता है। इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया आपकी इच्छा से नहीं होती, शरीर स्वयं प्रतिक्रिया करता है। लेखक का तर्क है कि यह कोई संयोग नहीं है। भावनात्मक घटनाएं सीधे उन जैविक प्रणालियों को प्रभावित करती हैं जो हृदय को नियंत्रित करती हैं। यानी भावनाएं और हृदय अलग अलग संसारों में नहीं रहते, वे लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शोक और स्वास्थ्य। पुस्तक में विशेष रूप से शोक यानी ग्रीफ पर चर्चा की गई है। मानव जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक है किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति केवल मानसिक रूप से दुखी नहीं होता, उसकी पूरी जीवन व्यवस्था बदल जाती है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है, उसकी सुरक्षा की भावना बदल जाती है, उसकी पहचान तक बदल सकती है। लेखक ने ऐसे अनेक उदाहरणों का अध्ययन किया जिनमें जीवन साथी की मृत्यु के बाद बचे हुए साथी का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। कुछ लोगों का रक्तचाप बढ़ गया, कुछ लोगों की नींद प्रभावित हुई, कुछ लोगों में हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ीं, कुछ लोग पहले की तुलना में अधिक जल्दी बीमार पड़ने लगे। इन अवलोकनों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया, क्या गहरा भावनात्मक नुकसान शरीर को भी कमजोर कर सकता है? लेखक का उत्तर था, बहुत संभव है। संबंध एक जैविक सुरक्षा कवच। इस पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार ये है कि प्रेम और संबंध केवल भावनात्मक सुख नहीं देते, वे सुरक्षा भी देते हैं। जब व्यक्ति किसी पर भरोसा कर सकता है, जब उसे पता होता है कि कोई उसका साथ देगा, जब उसे भावनात्मक समर्थन मिलता है, तो उसका शरीर दुनिया को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान के रूप में अनुभव करता है। लेकिन जब ये संबंध अचानक समाप्त हो जाते हैं, तब शरीर की सुरक्षा प्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। लेखक इसे केवल मनोवैज्ञानिक घटना नहीं मानते, वे इसे जैविक घटना भी मानते हैं। तनाव और हृदय। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, भावनात्मक दर्द हृदय को कैसे प्रभावित कर सकता है? लेखक तनाव की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तनाव स्वयं बुरा नहीं है, वास्तव में यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जब कोई खतरा सामने आता है, तब शरीर तनाव प्रतिक्रिया सक्रिय करता है।
दिल तेजी से धड़कता है, रक्तचाप बढ़ता है, ऊर्जा सक्रिय होती है, शरीर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह प्रणाली लंबे समय तक सक्रिय रहती है। यदि अकेलापन, शोक या भावनात्मक पीड़ा महीनों या वर्षों तक बनी रहे, तो तनाव भी स्थायी रूप से बढ़ा रह सकता है और यही स्थिति हृदय के लिए चुनौती बन सकती है। ब्रोकन हार्ट की अवधारणा। लेखक बार बार इस विचार पर लौटते हैं कि ब्रोकन हार्ट केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जब किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण संबंध टूटता है, तब केवल उसकी भावनाएं नहीं बदलती, उसका पूरा जैविक वातावरण बदल सकता है। उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी ऊर्जा, उसका रक्तचाप, उसकी प्रतिरक्षा क्षमता, उसकी हृदय गति, यह सब बदल सकता है। इसलिए लेखक के लिए दिल टूटना एक प्रतीक है उस गहरे संबंध का जो भावनात्मक जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच मौजूद है। विवाह और हृदय स्वास्थ्य पुस्तक में कई स्थानों पर विवाह और दीर्घकालिक संबंधों की चर्चा आती है। लेखक यह दावा नहीं करते कि हर विवाह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वे यह संकेत देते हैं कि सहायक और स्थिर संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा है जो उसे समझता है, जो संकट में उसका साथ देता है, जो भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, तो यह तनाव के प्रभाव को कम कर सकता है। दूसरी ओर, लगातार संघर्ष, अलगाव या संबंधों का टूटना तनाव बढ़ा सकता है। दिल और भावनाएं, एक दोतरफा संवाद। इस खंड का एक गहरा विचार यह है कि संबंध केवल मन को प्रभावित नहीं करते, वे शरीर को प्रभावित करते हैं और शरीर की स्थिति भी भावनाओं को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार तनाव में है, तो वह अधिक चिड़चिड़ा, चिंतित और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, तो उसका शरीर भी अधिक संतुलित अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार मन और शरीर लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। लेखक इस संबंध को समझे बिना स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर को अधूरा मानते हैं। आधुनिक दुनिया का विरोधाभास। आज की दुनिया में हृदय रोगों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। लोग कोलेस्ट्रॉल मापते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, व्यायाम करते हैं, आहार सुधारते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लेखक एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह अकेला है, तो क्या केवल दवाएं और व्यायाम पर्याप्त होंगे? वे यह नहीं कहते कि चिकित्सा उपचार महत्वहीन है। वे केवल यह सुझाव देते हैं कि भावनात्मक जीवन को अनदेखा करके हम स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर नहीं समझ सकते। दिल क्यों प्रतिक्रिया करता है? यदि हम विकासवादी दृष्टिकोण से देखें, तो इसका उत्तर समझना आसान हो जाता है। मानव इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक संबंध जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। समूह से अलग होना खतरनाक था। अकेले रह जाना अक्सर जीवन के लिए जोखिम था। संभव है कि इसी कारण हमारा शरीर सामाजिक जुड़ाव को सुरक्षा और सामाजिक अलगाव को खतरे के रूप में अनुभव करने के लिए विकसित हुआ हो। यदि यह विचार सही है, तो अकेलापन केवल भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह शरीर के लिए एक चेतावनी संकेत भी हो सकता है। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश। इस पूरे खंड का सार एक विचार में समाहित किया जा सकता है। मानवीय संबंध केवल दिल को खुश नहीं करते, वे दिल की रक्षा भी कर सकते हैं। लेखक यह दावा नहीं करते कि हर बीमारी का कारण अकेलापन है, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं कि भावनात्मक जीवन और हृदय स्वास्थ्य के बीच संबंध हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। यही कारण है कि ब्रोकन हार्ट केवल हृदय रोगों की पुस्तक नहीं है, यह मानव संबंधों की पुस्तक है। यह उस अदृश्य पुल की कहानी है जो प्रेम, लगाव, हानि और स्वास्थ्य को जोड़ता है। और अब पुस्तक हमें एक और आश्चर्यजनक विषय की ओर ले जाती है। यदि संबंध हमारे दिल को प्रभावित करते हैं, तो क्या हमारी रोजमर्रा की बातचीत भी शरीर को प्रभावित कर सकती है? लेखक का उत्तर है हाँ, जब बातचीत केवल शब्द नहीं, बल्कि शरीर के भीतर होने वाली एक जैविक प्रक्रिया बन जाती है। हम हर दिन बोलते हैं, सुबह उठकर परिवार से बात करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, फोन पर चर्चा करते हैं, काम पर मीटिंग करते हैं, कभी किसी से हंसते हैं, कभी किसी से बहस करते हैं, कभी किसी के सामने अपना दुख व्यक्त करते हैं। बात करना हमारे जीवन का इतना सामान्य हिस्सा है कि हम शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जेम्स जे लिनच ने अपने शोध में एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उस समय असामान्य माना जाता था। उन्होंने पूछा, जब हम बात करते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर वास्तव में क्या होता है?
क्या संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान है, या फिर बातचीत शरीर के भीतर भी कुछ बदल देती है? यही प्रश्न इस अध्याय का केंद्र है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, यदि किसी एक क्षमता ने मानव सभ्यता को बदल दिया, तो वह भाषा थी। भाषा ने हमें सहयोग करना सिखाया, भाषा ने हमें ज्ञान साझा करना सिखाया, भाषा ने हमें संबंध बनाना सिखाया, भाषा ने हमें भावनाएं व्यक्त करना सिखाया। हम केवल जीवित रहने के लिए बात नहीं करते, हम जुड़ने के लिए बात करते हैं, हम समझे जाने के लिए बात करते हैं, हम अपनी पहचान बनाने के लिए बात करते हैं। लेखक का मानना है कि बातचीत हमारे अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा ने लंबे समय तक बातचीत को स्वास्थ्य के संदर्भ में गंभीरता से नहीं देखा। शरीर बोलने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है? लिनच ने अपने शोध के दौरान लोगों के शारीरिक संकेतों का अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से रक्तचाप, हृदय गति और तनाव प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि बातचीत के दौरान शरीर स्थिर नहीं रहता। जब व्यक्ति बोलता है, तब शरीर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन बदल सकती है, रक्तचाप बदल सकता है, सांस की गति बदल सकती है, भावनात्मक स्थिति बदल सकती है। यानी बातचीत केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जैविक प्रक्रिया भी है। बोलना और तनाव। कल्पना कीजिए कि आपको किसी मंच पर भाषण देना है। सैकड़ों लोग सामने बैठे हैं, आपका नाम पुकारा जाता है, आप मंच पर जाते हैं। अचानक क्या होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, हाथों में पसीना आने लगता है, गला सूखने लगता है, सांस तेज हो जाती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि बोलना शरीर को प्रभावित करता है। लेकिन लेखक का अवलोकन इससे भी आगे जाता है। वे कहते हैं कि सामान्य बातचीत के दौरान भी शरीर लगातार प्रतिक्रिया करता रहता है। हमारी भावनात्मक स्थिति और बातचीत की प्रकृति तय करती है कि शरीर कैसा महसूस करेगा। क्या कोई हमें सुन रहा है? इस अध्याय का सबसे गहरा विचार शायद यही है। लेखक कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए केवल बोलना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या कोई हमें सुन भी रहा है। कल्पना कीजिए, दो परिस्थितियां। पहली परिस्थिति में आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो वास्तव में आपकी बात सुन रहा है। वह ध्यान दे रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, आपकी भावनाओं को स्वीकार कर रहा है। दूसरी परिस्थिति में आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो मोबाइल देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है, आपकी बात को महत्व नहीं दे रहा। दोनों अनुभव बिल्कुल अलग महसूस होते हैं। लेखक का मानना है कि यह अंतर केवल मानसिक नहीं है, शरीर भी इस अंतर को महसूस करता है। संवाद और जुड़ाव। मनुष्य केवल सूचना साझा करने के लिए संवाद नहीं करता, हम संबंध बनाने के लिए संवाद करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें सुनता है तो हमें यह संदेश मिलता है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी बात मायने रखती है, तुम अकेले नहीं हो। यह अनुभव सुरक्षा पैदा करता है, और सुरक्षा तनाव को कम कर सकती है। यही कारण है कि कई बार किसी समस्या का समाधान मिलने से पहले ही हम बेहतर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि किसी ने हमारी बात सुन ली। अकेलापन और मौन। लेखक बताते हैं कि अकेलेपन की सबसे दर्दनाक विशेषताओं में से एक है संवाद का टूट जाना। जब व्यक्ति के पास अपनी भावनाएं साझा करने वाला कोई नहीं होता, तब वह धीरे धीरे भीतर बंद होने लगता है। वह कम बोलता है, कम साझा करता है, कम जुड़ता है, और समय के साथ उसका सामाजिक संसार छोटा होता जाता है। यह केवल भावनात्मक नुकसान नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे जीवन अनुभव को बदल देता है। अस्पतालों में संवाद का महत्व। लेखक चिकित्सा क्षेत्र का एक रोचक उदाहरण देते हैं। कई मरीजों ने यह बताया कि उन्हें केवल दवाओं से ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों और नर्सों के व्यवहार से भी फर्क पड़ा। जब किसी डॉक्टर ने समय लेकर बात की, ध्यान से सुना, सम्मानपूर्वक जवाब दिया, तो मरीज अधिक सुरक्षित और आशावान महसूस करने लगे। इसके विपरीत, जब संवाद ठंडा और यांत्रिक था, तो मरीज अधिक अकेला महसूस कर सकते थे। यह अवलोकन लेखक को इस निष्कर्ष तक ले जाता है कि चिकित्सा केवल दवाओं का विज्ञान नहीं है, यह मानवीय संबंधों का भी विज्ञान है। शब्दों की उपचार शक्ति। इतिहास में लगभग हर संस्कृति ने शब्दों की शक्ति को पहचाना है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी डरे हुए व्यक्ति को आश्वासन देना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना, ये सभी केवल भावनात्मक कार्य नहीं है, इनका शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेखक यह नहीं कहते कि शब्द बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन वे यह अवश्य कहते हैं कि शब्द किसी व्यक्ति के अनुभव को बदल सकते हैं, और अनुभव बदलने से शरीर की प्रतिक्रिया भी बदल सकती है। आधुनिक दुनिया का संवाद संकट।
इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग आधुनिक जीवन की आलोचना करता है। तकनीक ने संचार को आसान बना दिया है। हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में अधिक जुड़े हुए हैं? लेखक इस प्रश्न पर विचार करते हैं। कई लोग दिन भर संदेश भेजते हैं, लेकिन गहरी बातचीत नहीं करते। कई लोग सैकड़ों लोगों से संपर्क में रहते हैं, लेकिन किसी से वास्तविक भावनात्मक संबंध नहीं बना पाते। इस प्रकार संचार की मात्रा बढ़ सकती है, जबकि संबंधों की गुणवत्ता कम हो सकती है। सुने जाने की आवश्यकता मानव मन की सबसे गहरी आवश्यकताओं में से एक है। सुना जाना। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी कहानी जाने, उसके डर समझे, उसकी उम्मीदों को सुने, उसकी परेशानियों को महत्व दे। जब यह आवश्यकता पूरी नहीं होती, तब अकेलापन जन्म ले सकता है, और जब यह आवश्यकता पूरी होती है, तब व्यक्ति अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। संवाद और पहचान। हम केवल दूसरों से बात नहीं करते, हम बातचीत के माध्यम से स्वयं को भी समझते हैं। जब हम अपने अनुभव साझा करते हैं, तो हम उन्हें अर्थ देते हैं। जब कोई हमें समझता है, तो हमारी पहचान मजबूत होती है। जब कोई हमें अस्वीकार करता है, तो हमें अपने अस्तित्व पर भी संदेह हो सकता है। इसीलिए संवाद केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं है, यह आत्मनिर्माण की प्रक्रिया भी है। संबंधों का जैविक पक्ष। लेखक बार बार इस विचार पर लौटते हैं कि मानव शरीर सामाजिक अनुभवों के प्रति संवेदनशील है। जब संवाद मजबूत होता है, तो व्यक्ति अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब संवाद टूट जाता है, तो व्यक्ति अधिक अलग थलग महसूस कर सकता है। यानी बातचीत केवल सामाजिक गतिविधि नहीं है, यह स्वास्थ्य की कहानी का भी हिस्सा है। मनुष्य केवल भोजन, पानी और आश्रय से नहीं जीता, वह संवाद से भी जीता है। बात करना, सुना जाना, समझा जाना और दूसरों से जुड़ना हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि लेखक संवाद को केवल सामाजिक सुविधा नहीं मानते, वे इसे मानव स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक मानते हैं। लेकिन बातचीत ही सब कुछ नहीं है। मानव जुड़ाव का एक और गहरा रूप है स्पर्श। एक हाथ का सहारा, एक गले लगाना, एक सांत्वना भरा स्पर्श, एक ऐसा संपर्क जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। जब एक साधारण स्पर्श शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, वह डरा हुआ है, उसे भूख लगी है, या शायद वह केवल असुरक्षित महसूस कर रहा है। उस समय कोई उसके पास आता है, उसे गोद में उठाता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। कुछ ही क्षणों में बच्चा शांत होने लगता है। क्या बदला? कोई लंबा भाषण नहीं दिया गया, कोई जटिल सलाह नहीं दी गई, कोई समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। फिर भी कुछ बदल गया। उसने किसी दूसरे इंसान की उपस्थिति महसूस की, उसने स्पर्श महसूस किया और उसके भीतर सुरक्षा की भावना पैदा हुई। जेम्स जिलिंच के अनुसार यह साधारण घटना मानव जीवन के बारे में एक गहरी सच्चाई प्रकट करती है। मनुष्य केवल शब्दों के माध्यम से नहीं जुड़ता, वह स्पर्श के माध्यम से भी जुड़ता है। और शायद स्पर्श हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्पर्श मानव भाषा का सबसे पुराना रूप। भाषा विकसित होने से बहुत पहले भी इंसान एक दूसरे से जुड़ते थे। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती थी, परिवार के सदस्य एक दूसरे को सांत्वना देते थे, समुदाय के लोग संकट में एक दूसरे का सहारा बनते थे। स्पर्श मानव संचार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। लेखक का तर्क है कि आधुनिक समाज ने इस भाषा को अक्सर कम महत्व दिया है। हम शब्दों की शक्ति को समझते हैं, लेकिन हम स्पर्श की शक्ति को अक्सर भूल जाते हैं। स्पर्श और सुरक्षा। मानव शरीर लगातार यह मूल्यांकन करता रहता है कि वातावरण सुरक्षित है या नहीं। यदि खतरा महसूस होता है, तो तनाव बढ़ता है। यदि सुरक्षा महसूस होती है, तो शरीर शांत होता है। स्पर्श इस सुरक्षा भावना को मजबूत करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक हो सकता है। एक बच्चे के लिए माता-पिता का स्पर्श, एक रोगी के लिए देखभाल करने वाले का स्पर्श, एक दुखी व्यक्ति के लिए किसी प्रियजन का कंधे पर हाथ रखना। ये छोटे छोटे कार्य शरीर को यह संदेश दे सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो। अस्पताल और मानव संपर्क। लेखक विशेष रूप से अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के अनुभवों पर ध्यान देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है,
वह डरा हुआ है, वह अनिश्चितता से भरा हुआ है। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। उस समय दवाएं महत्वपूर्ण हैं, चिकित्सा उपकरण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या केवल वही पर्याप्त हैं? लेखक का मानना है कि नहीं। मरीजों को यह भी महसूस होना चाहिए कि वे इंसान हैं, केवल एक मेडिकल केस नहीं। जब स्वास्थ्यकर्मी सम्मान, सहानुभूति और मानवीय संपर्क दिखाते हैं, तो मरीजों का अनुभव बदल सकता है। उन्हें अधिक आशा महसूस हो सकती है, अधिक सुरक्षा महसूस हो सकती है, अधिक विश्वास महसूस हो सकता है। स्पर्श की अनुपस्थिति कभी कभी किसी चीज की शक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी अनुपस्थिति को देखना। लेखक पूछते हैं, क्या होता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में मानवीय संपर्क धीरे धीरे समाप्त होने लगता है? कोई उसे गले नहीं लगाता, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ता, कोई उसके पास बैठता नहीं, कोई उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं को दुनिया से अलग महसूस करने लग सकता है। यह केवल भावनात्मक अनुभव नहीं है, यह उसके पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। वृद्ध लोगों की चुनौती। इस अध्याय में वृद्ध लोगों का विषय फिर सामने आता है। बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उनका सामाजिक संसार सीमित हो जाता है, मित्र कम हो जाते हैं, परिवार दूर हो सकता है, जीवन साथी का निधन हो सकता है। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में मानवीय संपर्क की मात्रा कम हो सकती है। लेखक बताते हैं कि इस प्रकार का अलगाव केवल भावनात्मक अकेलापन नहीं पैदा करता, यह जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इंसान को केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि जुड़े रहने के लिए भी बनाया गया है। स्पर्श और बचपन। शायद इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बचपन से आता है। एक नवजात शिशु केवल भोजन से विकसित नहीं होता। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे प्यार चाहिए, उसे संपर्क चाहिए, उसे गोद चाहिए, उसे स्पर्श चाहिए। जब बच्चे को नियमित रूप से प्यार और देखभाल मिलती है, तो वह दुनिया को सुरक्षित स्थान के रूप में देखना सीखता है। लेकिन यदि यह भावनात्मक और शारीरिक संपर्क अनुपस्थित हो, तो उसके विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। लेखक इस विचार का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि मानवीय संपर्क कोई विलासिता नहीं है, यह विकास की मूलभूत आवश्यकता है। आधुनिक जीवन और दूरी। आज की दुनिया में हम तकनीकी रूप से पहले से अधिक जुड़े हुए हैं। हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम संदेश भेज सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर संपर्क बनाए रख सकते हैं। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, क्या डिजिटल संपर्क हमेशा मानवीय उपस्थिति का स्थान ले सकता है? कई परिस्थितियों में उत्तर नहीं है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में मौजूद कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह डिजिटल माध्यम से दोहराया नहीं जा सकता। एक हाथ पकड़ना, एक गले लगाना, एक साथ बैठना, एक दूसरे की उपस्थिति महसूस करना, ये अनुभव मानवीय संबंधों की ऐसी परतें हैं जो केवल शब्दों से कहीं आगे जाती हैं। स्पर्श और भावनात्मक उपचार। किसी व्यक्ति को कठिन समय में सबसे अधिक क्या चाहिए? कई बार उत्तर सलाह नहीं होता, कई बार उत्तर समाधान भी नहीं होता, कई बार उत्तर केवल उपस्थिति होती है। किसी का पास बैठना, किसी का कंधे पर हाथ रखना, किसी का यह दिखाना कि वह साथ है। लेखक का मानना है कि यही कारण है कि मानवीय संबंध इतने शक्तिशाली हैं। वे हमें केवल जानकारी नहीं देते, वे हमें सुरक्षा का अनुभव देते हैं। हम क्यों जुड़ना चाहते हैं? यह प्रश्न पूरे अध्याय के केंद्र में है। मनुष्य संबंध क्यों बनाता है? क्यों उसे दूसरों की आवश्यकता महसूस होती है? क्यों अकेलापन इतना दर्दनाक हो सकता है? लेखक का उत्तर विकासवादी और मानवीय दोनों है। हमारा विकास समूहों में हुआ। हमने सहयोग के माध्यम से जीवित रहना सीखा। हमने स्पर्श, संवाद और संबंधों के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त की। इसलिए हमारे भीतर जुड़ने की इच्छा केवल सांस्कृतिक नहीं है, वह जैविक भी हो सकती है। भावनात्मक उपस्थिति का महत्व। लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। संपर्क केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं है। कभी कभी लोग एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होते हैं। वास्तविक जुड़ाव तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को देखा, समझा और स्वीकार किया हुआ महसूस करता है। स्पर्श इस जुड़ाव का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ तब और गहरा हो जाता है जब उसमें देखभाल और अपनापन शामिल हो। इस अध्याय का केंद्रीय संदेश।
यदि इस पूरे अध्याय को एक विचार में समेटा जाए तो वह यह होगा, मनुष्य को केवल शब्दों की नहीं बल्कि मानवीय उपस्थिति की भी आवश्यकता होती है। स्पर्श, निकटता, देखभाल और संपर्क हमारे भावनात्मक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वे हमें सुरक्षा का अनुभव देते हैं। वे हमें संबंधों की वास्तविकता महसूस कराते हैं। और यही कारण है कि लेखक मानवीय संपर्क को स्वास्थ्य की बड़ी कहानी का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं। लेकिन यदि संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं, तो एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। जब सबसे महत्वपूर्ण संबंध टूट जाते हैं, तब क्या होता है? तलाक, अलगाव, जीवन साथी की मृत्यु, रिश्तों का अंत। इन घटनाओं का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जब रिश्तों में होने वाले बदलाव जीवन और स्वास्थ्य की दिशा बदल सकते हैं। मानव जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल देती हैं। विवाह उनमें से एक है, तलाक उनमें से एक है, और किसी जीवन साथी को खो देना भी उनमें से एक है। जेम्स जे लिंच इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। क्या हमारे सबसे करीबी रिश्ते केवल हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, या वे हमारे स्वास्थ्य और जीवन की अवधि को भी प्रभावित कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गहरे हैं। क्योंकि यदि संबंध वास्तव में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो हमें स्वास्थ्य की परिभाषा पर फिर से विचार करना होगा। विवाह केवल सामाजिक संस्था नहीं। अधिकांश लोग विवाह को सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत निर्णय के रूप में देखते हैं, लेकिन लेखक इसे एक और दृष्टिकोण से देखते हैं। वे पूछते हैं, जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना साथ करते हैं, तो क्या यह केवल भावनात्मक अनुभव है, या यह शरीर के लिए भी महत्व रखता है? लेखक के अनुसार एक स्थिर और सहयोगी संबंध व्यक्ति को कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यावहारिक सहायता और कभी-कभी स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी। जब व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है, तब उसके पास कोई होता है जो उसका साथ देता है। यह समर्थन तनाव के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन हर विवाह लाभकारी नहीं होता। यहाँ लेखक एक महत्वपूर्ण सावधानी भी जोड़ते हैं। वे यह दावा नहीं करते कि हर विवाह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यदि कोई संबंध लगातार तनाव, संघर्ष, हिंसा या असुरक्षा से भरा हो, तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए पुस्तक का संदेश यह नहीं है कि विवाह स्वयं स्वास्थ्य के देता है, बल्कि यह है कि सहायक और सार्थक संबंध स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रिश्ते की गुणवत्ता केवल उसकी मौजूदगी से अधिक महत्वपूर्ण है। तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं। जब किसी विवाह का अंत होता है, तो समाज अक्सर उसे कानूनी घटना के रूप में देखता है। कागजी कार्यवाही, अदालती प्रक्रिया, संपत्ति का विभाजन। लेकिन लेखक कहते हैं कि तलाक का प्रभाव इससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है, क्योंकि तलाक केवल एक संबंध का अंत नहीं है। यह भविष्य की योजनाओं का अंत हो सकता है, साझा पहचान का अंत हो सकता है, सुरक्षा की भावना का अंत हो सकता है, दैनिक जीवन की संरचना का अंत हो सकता है। इसलिए तलाक के बाद व्यक्ति केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रभावित हो सकता है। हानि और अनिश्चितता। जब कोई महत्वपूर्ण रिश्ता समाप्त होता है, तो व्यक्ति अक्सर अनिश्चितता का अनुभव करता है। अब आगे क्या होगा? मैं अकेला कैसे रहूंगा? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या मैं फिर कभी वैसा महसूस कर पाऊंगा? ये प्रश्न तनाव पैदा करते हैं, और जैसा कि लेखक पहले ही बता चुके हैं, लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि रिश्तों का टूटना केवल भावनात्मक घटना नहीं माना जा सकता। पुस्तक का एक अत्यंत संवेदनशील भाग उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। कल्पना कीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के साथ दशकों बिताए हैं। आपने साथ सपने देखे हैं, साथ संघर्ष किए हैं, साथ जीवन जिया है, और फिर एक दिन वह व्यक्ति नहीं रहता। उसके बाद जो खालीपन पैदा होता है,
उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेखक ने ऐसे कई लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने इस प्रकार की हानि का अनुभव किया था। उन्होंने पाया कि कई मामलों में स्वास्थ्य पर भी प्रभाव दिखाई दिया। कुछ लोग अधिक बीमार पड़ने लगे, कुछ लोगों की ऊर्जा कम हो गई, कुछ लोगों की जीवन में रुचि कम हो गई, कुछ लोग गहरे अकेलेपन में चले गए। सामाजिक समर्थन की भूमिका। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि संकट के समय सामाजिक समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति हानि से गुजर रहा होता है, तब उसे केवल समय की नहीं, बल्कि लोगों की भी आवश्यकता होती है। परिवार, दोस्त, समुदाय, सहकर्मी, ये सभी व्यक्ति को यह महसूस कराने में मदद कर सकते हैं कि वह अकेला नहीं है। लेखक का मानना है कि सामाजिक समर्थन तनाव के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पहले से ही सीमित संबंध हों और फिर वह किसी महत्वपूर्ण रिश्ते को खो दे, तो प्रभाव और भी अधिक गहरा हो सकता है, क्योंकि अब उसके पास सहारा लेने के लिए बहुत कम लोग बचते हैं। यहीं अकेलापन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं कि मनुष्य संकट का सामना अकेले करने के लिए नहीं बना है। हमने हमेशा समूहों, परिवारों और समुदायों के माध्यम से कठिनाइयों का सामना किया है। एक और गहरा विचार यह है कि हमारे करीबी संबंध हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। हम केवल मैं नहीं रहते, हम बन जाते हैं। पति पत्नी, साथी, परिवार। जब यह संबंध समाप्त होता है, तो व्यक्ति को केवल किसी दूसरे व्यक्ति की कमी नहीं महसूस होती। कई बार उसे अपने एक हिस्से की कमी महसूस होती है। इसलिए ऐसी हानि इतनी गहरी लग सकती है। क्या प्रेम स्वास्थ्य आज की रक्षा कर सकता है? लेखक का उत्तर सावधानीपूर्ण है। वे प्रेम को दवा नहीं कहते। वे यह दावा नहीं करते कि अच्छे संबंध बीमारी को पूरी तरह रोक सकते हैं, लेकिन वे यह अवश्य सुझाव देते हैं कि अर्थपूर्ण संबंध तनाव को कम कर सकते हैं, सुरक्षा की भावना बढ़ा सकते हैं और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। यानी प्रेम और जुड़ाव स्वास्थ्य की बड़ी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज बहुत से लोग पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं। यह सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन साथ ही बहुत से लोग अधिक अकेले भी हो गए हैं। परिवार छोटे हुए हैं, लोग अधिक स्थान बदलते हैं, रिश्ते अधिक अस्थायी हो सकते हैं, समुदाय कमजोर हो सकते हैं। इन परिवर्तनों ने स्वतंत्रता बढ़ाई है, लेकिन कुछ मामलों में सामाजिक सुरक्षा कम की है। लेखक चाहते हैं कि हम इस संतुलन को समझें। पुस्तक में लेखक विभिन्न शोधों और अवलोकनों का उल्लेख करते हुए यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोग अक्सर बेहतर स्वास्थ्य परिणाम दिखाते हैं। उनका तर्क यह नहीं है कि संबंध अमरता देते हैं, बल्कि यह है कि सामाजिक जुड़ाव जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हम कैसे जीते हैं, यह केवल हमारे शरीर पर निर्भर नहीं करता। यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम किन लोगों के साथ जीते हैं। रिश्तों का असली महत्व। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यह है कि रिश्ते केवल खुशी के लिए नहीं होते। वे स्थिरता देते हैं, वे अर्थ देते हैं, वे सुरक्षा देते हैं, वे कठिन समय में सहारा देते हैं, और जब वे टूटते हैं तो उनकी अनुपस्थिति गहराई से महसूस होती है। यदि इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में समेटा जाए, तो वह होगा, मानवीय संबंध हमारे जीवन की भावनात्मक संरचना ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की संरचना का भी हिस्सा हो सकते हैं। विवाह, प्रेम, साझेदारी और सामाजिक समर्थन केवल निजी अनुभव नहीं हैं। वे हमारी भलाई, हमारी स्थिरता और संभवतः हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि वयस्क जीवन में अकेलापन इतना प्रभावशाली है, तो एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अकेलेपन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या उसके बीज बचपन में बोए जा सकते हैं? क्या शुरुआती अनुभव पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? जब बचपन का अकेलापन बड़े होने के बाद भी हमारे भीतर जीवित रह सकता है। जब हम अकेलेपन के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे मन में किसी वयस्क व्यक्ति की छवि आती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहा है, कोई जिसने अपने रिश्ते खो दिए हैं, कोई जो समाज से कट गया है। लेकिन जेम्स एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्या अकेलापन केवल वयस्कों की समस्या है,
या फिर इसकी जड़ें बचपन में भी हो सकती हैं? लेखक का मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का भावनात्मक जीवन अचानक वयस्क होने पर शुरू नहीं होता। उसकी नींव बचपन में रखी जाती है। हम दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं, हम प्रेम को समझना सीखते हैं, हम सुरक्षा को महसूस करना सीखते हैं, हम स्वयं को मूल्यवान मानना सीखते हैं, और यह सब हमारे शुरुआती संबंधों से प्रभावित होता है। बचपन केवल विकास का समय नहीं। अधिकांश लोग बचपन को शारीरिक विकास की अवधि के रूप में देखते हैं। बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, दुनिया को समझना सीखता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि बचपन भावनात्मक विकास का भी सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसी अवधि में बच्चा यह सीखता है कि दुनिया सुरक्षित है या नहीं, लोग भरोसेमंद हैं या नहीं, उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं या नहीं, उसे प्यार किया जाता है या नहीं। ये अनुभव उसके व्यक्तित्व की नींव बन सकते हैं। यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि उसे जीवन में क्या चाहिए, तो वह शायद खिलौनों, खेलों या मिठाइयों का नाम ले। लेकिन लेखक के अनुसार बच्चे की सबसे बड़ी आवश्यकता कुछ और है। उसे चाहिए सुरक्षा, ध्यान, स्वीकार्यता, संपर्क और प्रेम। जब ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो बच्चा दुनिया को एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखना सीखता है। लेकिन जब ये आवश्यकताएं लगातार अधूरी रह जाती हैं, तो अकेलेपन के बीज बोए जा सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बचपन का अकेलापन हमेशा शारीरिक अलगाव नहीं होता। कई बच्चे ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां लोग मौजूद होते हैं, माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, घर भी होता है, लेकिन फिर भी बच्चा भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अकेलापन लोगों की संख्या से नहीं, संबंधों की गुणवत्ता से तय होता है। यदि बच्चे की भावनाओं को लगातार अनदेखा किया जाए, यदि उसकी बात न सुनी जाए, यदि उसे केवल आलोचना मिले, यदि उसे यह महसूस कराया जाए कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वह भीतर से अकेला महसूस कर सकता है। जैसा कि पुस्तक के पिछले भागों में हमने देखा, सुना जाना मानव की गहरी आवश्यकता है। यह बात बच्चों पर भी उतनी ही लागू होती है। जब बच्चा डरता है और कोई उसकी बात सुनता है, तो उसे सुरक्षा महसूस होती है। जब बच्चा उत्साहित होता है और कोई उसकी खुशी में शामिल होता है, तो उसे महत्व महसूस होता है। जब बच्चा दुखी होता है और कोई उसे समझता है, तो उसे अपनापन महसूस होता है। इन छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से वह सीखता है, मैं महत्वपूर्ण हूं। भावनात्मक उपेक्षा। लेखक विशेष रूप से भावनात्मक उपेक्षा पर ध्यान देते हैं। भावनात्मक उपेक्षा हमेशा दिखाई नहीं देती। बच्चे को भोजन मिल सकता है, कपड़े मिल सकते हैं, शिक्षा मिल सकती है, लेकिन यदि उसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिलता, तो उसके भीतर एक गहरा खालीपन विकसित हो सकता है। यही कारण है कि केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर देना पर्याप्त नहीं है। मानवीय विकास के लिए भावनात्मक संबंध भी आवश्यक हैं। बचपन का बड़ा हिस्सा विद्यालय में बीतता है। यह केवल शिक्षा का स्थान नहीं होता, यह सामाजिक विकास का भी स्थान होता है। यहीं बच्चे दोस्त बनाते हैं, यहीं वे समूहों का हिस्सा बनना सीखते हैं, यहीं वे स्वीकार किए जाने या अस्वीकार किए जाने का अनुभव करते हैं। यदि कोई बच्चा लगातार अलग थलग महसूस करता है, यदि उसे बार बार अस्वीकार किया जाता है, यदि उसके पास कोई मित्र नहीं है, तो उसका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। धीरे धीरे वह स्वयं को दूसरों से अलग समझने लग सकता है। मैं पर्याप्त नहीं हूं। बचपन के अकेलेपन का सबसे खतरनाक प्रभाव यह हो सकता है कि बच्चा अपने बारे में नकारात्मक निष्कर्ष निकाल ले। वह सोच सकता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। ये विचार केवल क्षणिक भावनाएं नहीं होते, वे व्यक्ति के आत्मसम्मान का हिस्सा बन सकते हैं, और कई बार वे वयस्कता तक साथ रहते हैं। बचपन के अनुभव और वयस्क जीवन। लेखक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि बचपन में सीखे गए संबंधों के पैटर्न अक्सर बड़े होने के बाद भी जारी रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन में सुरक्षित और सहायक संबंधों का अनुभव किया है, तो उसके लिए दूसरों पर भरोसा करना आसान हो सकता है। लेकिन यदि उसने लगातार उपेक्षा, अस्वीकृति या अकेलापन अनुभव किया है, तो उसके लिए संबंध बनाना कठिन हो सकता है। वह लोगों से दूरी बना सकता है, उसे अस्वीकृति का डर हो सकता है,
उसे जुड़ने में कठिनाई हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग अकेलेपन से बचने के लिए दूसरों से दूर रहने लगते हैं। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन लेखक के अनुसार यह संभव है। यदि किसी व्यक्ति ने बार बार भावनात्मक चोट का अनुभव किया है, तो वह सोच सकता है, यदि मैं किसी के करीब नहीं जाऊंगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। लेकिन इसका परिणाम यह हो सकता है कि वह और अधिक अकेला हो जाए। प्रेम सीखना पड़ता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि प्रेम और संबंध स्वाभाविक रूप से आते हैं, लेकिन लेखक एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि संबंधों की क्षमता भी अनुभवों से विकसित होती है। यदि बच्चे को प्रेम मिला है, तो वह प्रेम देना और स्वीकार करना सीख सकता है। यदि उसे सम्मान मिला है, तो वह दूसरों का सम्मान करना सीख सकता है। यदि उसे सुरक्षा मिली है, तो वह दूसरों पर भरोसा करना सीख सकता है। इस प्रकार बचपन भविष्य के संबंधों की प्रयोगशाला बन जाता है। क्या अतीत हमेशा भविष्य तय करता है? यहाँ लेखक एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं। वे यह नहीं कहते कि कठिन बचपन वाला हर व्यक्ति जीवन भर अकेला रहेगा। न ही वे यह कहते हैं कि बचपन ही सब कुछ तय करता है। मनुष्य बदल सकता है, सीख सकता है, नए संबंध बना सकता है, पुराने घाव भर सकता है। लेकिन वे यह अवश्य कहते हैं कि शुरुआती अनुभवों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। आधुनिक परिवारों की चुनौती। लेखक आधुनिक समाज की बदलती पारिवारिक संरचनाओं पर भी विचार करते हैं। काम का दबाव, समय की कमी, सामाजिक बदलाव, इन सब के कारण कई परिवारों में भावनात्मक संवाद कम हो सकता है। बच्चों के पास भौतिक सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक उपस्थिति कम हो सकती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि हमें इस संतुलन पर ध्यान देना होगा। बचपन का सबसे बड़ा उपहार। यदि किसी बच्चे को जीवन में एक चीज दी जा सकती है जो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकती है, तो लेखक के अनुसार वह है यह विश्वास कि वह प्यार के योग्य है और अकेला नहीं है। यह विश्वास आत्मविश्वास की नींव बन सकता है। यह संबंधों की नींव बन सकता है। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की नींव बन सकता है। यदि इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में समेटा जाए, तो बचपन के संबंध केवल उस समय को नहीं, बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अकेलापन, जुड़ाव, सुरक्षा और प्रेम के शुरुआती अनुभव हमारे व्यक्तित्व और भविष्य के संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब पुस्तक एक और बड़े प्रश्न की ओर बढ़ती है। यदि बचपन इतना महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक दुनिया क्यों पहले से अधिक लोगों को अकेला महसूस करा रही है? क्या हमारी सामाजिक संरचना बदल रही है? क्या तकनीक, शहरों और आधुनिक जीवन ने हमें जोड़ा है या अलग किया है? यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष पहले की दुनिया और आज की दुनिया की तुलना करे, तो उसे एक बात तुरंत दिखाई देगी। हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। हम सेकंडों में दुनिया के किसी भी हिस्से में संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से संपर्क रख सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, दूर दराज के लोगों से काम कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टि से देखें तो मानव इतिहास में हम कभी इतने जुड़े हुए नहीं थे। फिर भी एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। दुनिया के अनेक हिस्सों में लोग पहले से अधिक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जेम्स इसी विरोधाभास की पड़ताल करते हैं। उनका प्रश्न है, यदि हमारे पास संपर्क के इतने साधन हैं, तो फिर अकेलापन क्यों बढ़ रहा है? आधुनिक समाज ने मनुष्य को अनेक सुविधाएं दी। बेहतर चिकित्सा, बेहतर परिवहन, बेहतर संचार, अधिक स्वतंत्रता, अधिक अवसर। इन उपलब्धियों ने जीवन को कई तरीकों से बेहतर बनाया। लेखक इन उपलब्धियों का विरोध नहीं करते, लेकिन वे यह पूछते हैं कि क्या इन परिवर्तनों के साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी खो दी हैं? समुदायों का बदलता स्वरूप। एक समय था जब लोग अपने पूरे जीवन एक ही समुदाय में रहते थे। पड़ोसी एक दूसरे को जानते थे, परिवार पास रहते थे, बच्चे एक ही वातावरण में बड़े होते थे। संकट आने पर मदद के लिए लोग मौजूद होते थे। लेकिन आधुनिक समाज में गतिशीलता बढ़ी। लोग नौकरी के लिए शहर बदलने लगे, देश बदलने लगे, परिवार अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। यह स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आई, स्थायी संबंधों का कमजोर होना।
शहरों की भीड़, दिलों की दूरी। लेखक एक रोचक अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। इतिहास में पहली बार करोड़ों लोग विशाल शहरों में रहने लगे। हर दिन हजारों चेहरों से मुलाकात होती है, लेकिन इनमें से अधिकांश संबंध सतही होते हैं। आप किसी को देखते हैं, उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन उसे जानते नहीं। इस प्रकार व्यक्ति लोगों से घिरा हुआ हो सकता है, फिर भी भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर सकता है। यही आधुनिक शहरी जीवन का विरोधाभास है। आधुनिक संस्कृति अक्सर आत्मनिर्भरता का उत्सव मनाती है। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, किसी पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। इन विचारों में शक्ति है, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि यदि आत्मनिर्भरता का अर्थ पूर्ण अलगाव बन जाए तो समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि मनुष्य मूल रूप से संबंधपरक प्राणी है। उसे दूसरों की आवश्यकता होती है, सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से भी। लेखक आधुनिक समाज की एक और प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाते हैं। बहुत से लोग अपनी वास्तविक भावनाएं साझा नहीं करते। वे मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, दैनिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं। समाज अक्सर बाहरी सफलता को महत्व देता है, लेकिन आंतरिक अकेलेपन को नहीं देखता। इस प्रकार बहुत से लोग चुपचाप संघर्ष करते रहते हैं। तकनीक, समाधान या समस्या। जब यह पुस्तक लिखी गई थी, तब आज की डिजिटल दुनिया मौजूद नहीं थी। फिर भी लेखक के विचार आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक लगते हैं। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, मैसेजिंग ऐप्स हैं, ऑनलाइन समुदाय हैं। इन सब ने लोगों को जोड़ने के नए अवसर दिए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी मौजूद है। क्या संपर्क और जुड़ाव एक ही चीज हैं? किसी की पोस्ट देखना और उसके साथ गहरा संबंध होना अलग बातें हैं। किसी को संदेश भेजना और वास्तव में समझा जाना अलग बातें हैं। लेखक का मुख्य तर्क यही है कि संबंधों की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। अकेलेपन का नया चेहरा। पुराने समय में अकेलापन अक्सर शारीरिक अलगाव से जुड़ा होता था। आज अकेलापन कई बार भावनात्मक अलगाव का रूप ले लेता है। व्यक्ति के आसपास लोग होते हैं, वह ऑनलाइन भी सक्रिय होता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई वास्तव में उसे नहीं जानता। कोई उसकी गहरी चिंताओं को नहीं समझता। कोई उसकी वास्तविक कहानी नहीं सुनता। यही आधुनिक अकेलेपन का नया चेहरा है। परिवारों का बदलता आकार। लेखक परिवार की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। इतिहास के अधिकांश समय में विस्तारित परिवार सामान्य थे। दादा दादी, चाचा चाची, रिश्तेदार सब जीवन का हिस्सा होते थे। लेकिन आधुनिक समाज में परिवार छोटे होने लगे। यह परिवर्तन कई कारणों से हुआ, लेकिन इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि लोगों के पास भावनात्मक समर्थन के कम स्रोत हों। जब संकट आता है तो सहारा देने वाले लोगों की संख्या सीमित हो सकती है। आधुनिक समाज सफलता को अक्सर उपलब्धियों से मापता है। अच्छी नौकरी, अच्छी आय, बड़ा घर, उच्च सामाजिक स्थिति। लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास यह सब है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वह अपने जीवन की सच्ची बातें साझा कर सके, तो क्या वह वास्तव में समृद्ध है? यह प्रश्न पूरे अध्याय का नैतिक केंद्र है। मानव आवश्यकता नहीं बदली, दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है, अर्थव्यवस्था बदल गई है, जीवन शैली बदल गई है। लेकिन लेखक का मानना है कि मानव प्रकृति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं नहीं बदलीं। आज भी लोगों को प्रेम चाहिए, दोस्ती चाहिए, स्वीकार्यता चाहिए, समुदाय चाहिए, समझे जाने की भावना चाहिए। इन आवश्यकताओं को तकनीक पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। अलगाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव। लेखक का तर्क है कि जब सामाजिक अलगाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव केवल भावनात्मक स्तर तक सीमित नहीं रहता। तनाव बढ़ सकता है, निराशा बढ़ सकती है, जीवन का अर्थ कमजोर हो सकता है, और यही वे स्थितियां हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आधुनिक समाज की संरचना को समझना स्वास्थ्य को समझने का भी हिस्सा है। क्या समाधान संभव है? लेखक किसी सरल समाधान का दावा नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि हमें आधुनिकता छोड़ देनी चाहिए। वे केवल यह सुझाव देते हैं कि
प्रगति और जुड़ाव के बीच संतुलन आवश्यक है। हमें तकनीक की आवश्यकता है, लेकिन हमें मानवीय संबंधों की भी आवश्यकता है। हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन हमें समुदाय भी चाहिए। हमें व्यक्तिगत उपलब्धियां चाहिए, लेकिन हमें अपनापन भी चाहिए। यदि इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में समेटा जाए तो वह होगा, आधुनिक दुनिया ने हमें जोड़ने के अनेक साधन दिए हैं, लेकिन वास्तविक जुड़ाव अभी भी मानवीय संबंधों पर निर्भर करता है। अकेलापन केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं हो सकता, यह सामाजिक संरचनाओं का परिणाम भी हो सकता है। और यदि ऐसा है तो समाधान केवल व्यक्ति के भीतर नहीं, बल्कि समाज के भीतर भी खोजा जाना चाहिए। अब पुस्तक अपने अंतिम और सबसे आशावादी विचार की ओर बढ़ती है। यदि अकेलापन स्वास्थ्य के लिए चुनौती है, यदि संबंध महत्वपूर्ण हैं, यदि संवाद, स्पर्श और समुदाय आवश्यक हैं, तो फिर मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा उपचार क्या है? लेखक का उत्तर है सार्थक मानवीय जुड़ाव। क्यों जुड़ाव केवल खुशी नहीं, बल्कि जीवित रहने का भी साधन हो सकता है? अब तक की यात्रा में हमने देखा कि लेखक अकेलेपन को केवल एक भावना नहीं मानते। उन्होंने दिखाया कि अकेलापन शरीर को प्रभावित कर सकता है, हृदय को प्रभावित कर सकता है, तनाव को बढ़ा सकता है, रिश्तों के टूटने का स्वास्थ्य पर प्रभाव हो सकता है। बचपन के अनुभव पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, और आधुनिक समाज कई बार लोगों को पहले से अधिक अलग-थलग महसूस करा सकता है। लेकिन अब पुस्तक अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंचती है। यदि अकेलापन इतना शक्तिशाली है, तो उसका प्रतिकार क्या है? लेखक का उत्तर किसी दवा का नाम नहीं है, किसी मशीन का नाम नहीं है, किसी तकनीक का नाम नहीं है। उनका उत्तर है मानवीय जुड़ाव। जीवित रहने की असली कहानी। जब हम मानव इतिहास को देखते हैं तो अक्सर महान आविष्कारों की बात करते हैं। पहिया, कृषि, विज्ञान, उद्योग, तकनीक। लेकिन लेखक कहते हैं कि मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति इनमें से कोई नहीं थी। वह थी सहयोग। मनुष्य अकेले सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं था। उसके पास तेज गति नहीं थी, सबसे मजबूत शरीर नहीं था, सबसे खतरनाक दांत नहीं थे। फिर भी वह सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों के साथ मिलकर जीना सीखा। संवाद अस्तित्व का उपकरण। भाषा ने मानव विकास में क्रांति ला दी। इसके माध्यम से लोग ज्ञान साझा कर सके, खतरों की जानकारी दे सके, योजनाएं बना सके, रिश्ते बना सके, समुदाय बना सके। लेखक का मानना है कि संवाद केवल सामाजिक सुविधा नहीं है, यह जीवित रहने की रणनीति है। यही कारण है कि संवाद का टूटना व्यक्ति को इतना गहरा प्रभावित कर सकता है। सुने जाने की शक्ति। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप परेशान हैं, भ्रमित हैं, डरे हुए हैं। फिर कोई व्यक्ति बैठकर आपकी पूरी बात सुनता है। वह तुरंत सलाह नहीं देता, वह निर्णय नहीं सुनाता, वह केवल सुनता है। उस क्षण क्या बदलता है? समस्या शायद अभी भी मौजूद है, लेकिन आप अकेले नहीं महसूस करते, और यही अंतर महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार सुना जाना मानव अस्तित्व की सबसे गहरी आवश्यकताओं में से एक है। संबंध क्यों सुरक्षा देते हैं? मानव मस्तिष्क लगातार यह मूल्यांकन करता है कि दुनिया सुरक्षित है या नहीं। जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो दुनिया अधिक खतरनाक लग सकती है। जब उसे समर्थन मिलता है तो वही दुनिया अधिक सुरक्षित महसूस हो सकती है। यही कारण है कि अच्छे संबंध व्यक्ति को केवल भावनात्मक आराम नहीं देते, वे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी देते हैं। और यह सुरक्षा शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। समुदाय की भूमिका। लेखक बार बार समुदाय की अवधारणा पर लौटते हैं। एक ऐसा समूह जहां व्यक्ति स्वयं को स्वीकार किया हुआ महसूस करे, जहां उसे महत्व मिले, जहां उसकी उपस्थिति मायने रखे। इतिहास में समुदाय केवल सामाजिक संरचना नहीं था, वह सुरक्षा तंत्र था, वह पहचान का स्रोत था, वह सहायता का स्रोत था, वह अर्थ का स्रोत था। आधुनिक समाज में जब समुदाय कमजोर होते हैं तो व्यक्ति अधिक अकेला महसूस कर सकता है। मैं किसी का हूं। मानव मन की एक मूलभूत आवश्यकता है, किसी से जुड़ा होना, किसी समूह का हिस्सा होना, किसी के लिए महत्वपूर्ण होना।
जब व्यक्ति महसूस करता है कि वह किसी का है, तो उसके जीवन में स्थिरता आती है। जब उसे लगता है कि वह पूरी तरह अकेला है, तो असुरक्षा बढ़ सकती है। लेखक का मानना है कि यही भावना स्वास्थ्य की बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक दिलचस्प विचार ये है कि संबंध केवल समर्थन नहीं देते, वे जीवन को अर्थ भी देते हैं। कई लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, अपने मित्रों की परवाह करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। इन संबंधों के माध्यम से जीवन को उद्देश्य मिलता है, और उद्देश्य स्वयं मानसिक और भावनात्मक शक्ति का स्रोत बन सकता है। क्या तकनीक पर्याप्त है? लेखक के विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगते हैं। हम डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? कई बार तकनीक संपर्क देती है, लेकिन अपनापन नहीं। सूचना देती है, लेकिन निकटता नहीं। उपस्थिति का भ्रम देती है, लेकिन वास्तविक उपस्थिति नहीं। इसलिए लेखक के विचार हमें याद दिलाते हैं कि मानव संबंधों की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें पूरी तरह तकनीक से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। पुस्तक के कई हिस्सों में यह विचार दिखाई देता है कि जुड़ाव स्वयं एक प्रकार का उपचार हो सकता है। यह बीमारी को जादुई रूप से समाप्त नहीं करता, लेकिन यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे सकता है, उम्मीद दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, सहारा दे सकता है। और कभी-कभी यही चीज सबसे अधिक आवश्यक होती है। दिलचस्प बात यह है कि अकेलेपन का विरोधी केवल लोगों की उपस्थिति नहीं है, उसका विरोधी है सार्थक संबंध। कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी संतुष्ट हो सकता है यदि उसके जीवन में कुछ गहरे और भरोसेमंद संबंध हों, और कोई व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर सकता है यदि उसके पास वास्तविक जुड़ाव न हो। इसलिए लेखक का ध्यान संख्या पर नहीं, गुणवत्ता पर है। पुस्तक के अंत तक आते आते स्वास्थ्य की परिभाषा बदलने लगती है। स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं है, यह संबंधों की स्थिति भी हो सकती है, यह समुदाय की स्थिति भी हो सकती है, यह जुड़ाव की स्थिति भी हो सकती है। यदि ऐसा है, तो डॉक्टरों, परिवारों, समुदायों और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी पुस्तक में लेखक एक ही केंद्रीय विचार की ओर लौटते रहते हैं। मनुष्य को दूसरों की आवश्यकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह उसकी प्रकृति है। यह उसकी जैविक संरचना का हिस्सा हो सकता है, यह उसके अस्तित्व का हिस्सा है। और जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं, तब अकेलापन बढ़ता है। यदि इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में संक्षेपित किया जाए, तो वह होगा, मानवीय जुड़ाव केवल जीवन को बेहतर नहीं बनाता, वह जीवन को सहने, समझने और कई बार बचाए रखने में भी मदद कर सकता है। यही वह विचार है जिस पर पूरी पुस्तक खड़ी है। और अब समय है इस यात्रा को समाप्त करने का। लेकिन समापन से पहले लेखक हमें एक अंतिम प्रश्न छोड़ते हैं। यदि अकेलापन वास्तव में स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो क्या हम अपने संबंधों को उसी गंभीरता से लेते हैं जिस गंभीरता से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं? द ब्रोकन हार्ट का अंतिम संदेश। जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब हमारे सामने एक सरल प्रश्न था, क्या अकेलापन वास्तव में हमें बीमार कर सकता है? पूरी पुस्तक इसी प्रश्न की खोज है। लेखक ने हमें दिखाया कि अकेलापन केवल उदासी नहीं हो सकता, यह तनाव का स्रोत हो सकता है, यह हृदय को प्रभावित कर सकता है, यह संबंधों के टूटने के बाद गहरा प्रभाव छोड़ सकता है, यह बचपन से शुरू होकर पूरे जीवन तक साथ रह सकता है, यह आधुनिक समाज की संरचना से जुड़ा हो सकता है, और इसका सबसे प्रभावी प्रतिकार है मानवीय जुड़ाव। पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि यह स्वास्थ्य की परिभाषा का विस्तार करती है। यह हमें याद दिलाती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह संबंधों का भी प्राणी है, वह संवाद का भी प्राणी है, वह समुदाय का भी प्राणी है, वह प्रेम, अपनापन और अर्थ की खोज करने वाला प्राणी है। इस पुस्तक का संदेश यह नहीं है कि हर बीमारी का कारण अकेलापन है, और न ही यह कि संबंध सभी समस्याओं का समाधान है, बल्कि इसका संदेश अधिक संतुलित और गहरा है। यदि हम मानव स्वास्थ्य को वास्तव में समझना चाहते हैं, तो हमें मानव संबंधों को भी समझना होगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी चिकित्सा केवल दवा नहीं होती। कई बार वह एक मित्र होता है, एक परिवार होता है,
एक सहायक समुदाय होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी बात सुनता है, जो हमें समझता है, जो हमें ये महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। और शायद यही द ब्रोकन हार्ट का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। दिल केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से यह उन संबंधों का केंद्र भी है जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। जब वे संबंध टूटते हैं तो दर्द होता है, जब वे मजबूत होते हैं तो जीवन समृद्ध होता है, और जब हम वास्तव में किसी से जुड़ते हैं तो शायद हम केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि मानवीय रूप से भी अधिक स्वस्थ बनते हैं। यही इस पुस्तक की अंतिम सीख है। अकेलापन इंसान को कमजोर कर सकता है, लेकिन जुड़ाव उसे फिर से जीवन की ओर लौटा सकता है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली ऑडियो बुक किस किताब या किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपका सुझाव हमारी अगली प्रस्तुति तय कर सकता है।